नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो एक सवाल खड़ा करते हैं। क्या सवाल? यही कि क्या अंग्रेजों की शिक्षा नीति वाकई भारत को सभ्य बनाने के लिए थी, या फिर ये अपनी हुकूमत की जड़ें मजबूत करने का एक सोचा समझा औजार था। और ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्कूल कॉलेज खुलने की नहीं है। नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी की सोच को बदलने की कोशिश की कहानी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हर एक नीति के पीछे एक मकसद था, एक विवाद था और एक नतीजा था, जिसने भारत की शक्ल ही बदल दी, हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस उलझी हुई कहानी के धागे सुलझाते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मतलब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आते ही स्कूल खोलने शुरू कर दिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत साफ दिखाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप मानिए, अपने शुरुआती 60 सालों तक शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 60 साल? हाँ, उनका एक ही मकसद था, व्यापार, मुनाफा। जो भी शुरुआती कोशिशें हुईं वो कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी निजी हैसियत से की। अच्छा, किस तरह की कोशिशें थीं ये, और इनके पीछे का मकसद क्या था? मकसद बहुत साफ और कह सकते हैं व्यवहारिक था। जैसे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा खुलवाया। क्यों? ताकि मुस्लिम कानून के जानकार लोग मिल सकें जो अंग्रेज जजों की अदालत में मदद कर सकें। अच्छा। फिर देखिए 1791 में बनारस में वहां जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वही लॉजिक था, हिंदू कानून और दर्शन को समझने वाले पंडित मिले। तो मतलब भारत को पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि अपने राजकाज के लिए सस्ते और कुशल भारतीय सहायक तैयार करने थे। बिल्कुल। शिक्षा एक जरूरत थी, मिशन नहीं। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। ईसाई मिशनरियों की एंट्री होती है और यहाँ से चीजें बदलनी शुरू होती हैं ना। हाँ, 1813 का चार्टर एक्ट एक बहुत बड़ा मोड़ था। चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स जैसे लोगों ने ब्रिटिश संसद में काफी जोर लगाया। और उसके बाद मिशनरियों को भारत में आने की खुली छूट मिल गई। हाँ, और सिर्फ आने की नहीं, शिक्षा के जरिए धर्म प्रचार करने की भी। और इसी एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए सरकारी पैसे की बात हुई थी, वो 1 लाख रुपए वाली जो बात है। बिल्कुल, पहली बार कहा गया कि भारतीय विद्वानों को बढ़ावा देने और विज्ञान की पढ़ाई के लिए सालाना 1 लाख रुपए रखे जाएंगे। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये छोटी सी रकम भी 1823 तक, यानी 10 साल तक खर्च ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इसे खर्च करना कैसे। इस पर कोई सहमति ही नहीं थी। और मिशनरियों का एजेंडा तो साफ था। उनका तो एजेंडा एकदम साफ था। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के संपर्क में आकर भारतीय अपने धर्मों पर सवाल उठाएंगे और ईसाई बन जाएंगे। हाँ, इसी सोच के साथ श्रीरामपुर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन सब जगहों पर कई मशहूर मिशनरी कॉलेज खड़े हो गए, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और इन संस्थानों में बाइबल की शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा होती थी। तो एक तरफ मिशनरीज अपना काम कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर अपने मतलब के लिए संस्थान खोल रहे थे। इस सब पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल नहीं, वो चुप नहीं थे, बल्कि यहीं से कहानी में एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। राजा राममोहन राय जैसे भारतीय चिंतक, उनका मानना था कि अगर देश को सामाजिक कुरीतियों और पिछड़ेपन से निकालना है तो पश्चिमी शिक्षा, खासकर विज्ञान को अपनाना ही होगा। वो इसे एक इलाज के तौर पर देख रहे थे। और उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, इस पर काम भी किया। कलकत्ता का जो प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज है वो इसी का नतीजा था। हाँ, राजा राममोहन राय ने डेविड हेड जैसे कुछ उदार अंग्रेजों के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की नींव रखी। ये पहला बड़ा संस्थान था जहां पश्चिमी तरीके से उच्च शिक्षा दी जा रही थी। और किताबें, पढ़ाई के लिए किताबें भी तो चाहिए थी। उसके लिए भी उन्होंने काम किया। अच्छी किताबें छापने के लिए कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी जैसी संस्थाएं भी बनाई गईं। ये एक पूरी तरह से भारतीय पहल थी। और यहीं से वो मशहूर प्राच्य पाश्चात्य विवाद, मतलब ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी शुरू होती है। ये झगड़ा किस बात पर था? झगड़ा उसी 1 लाख रुपए को लेकर था। अच्छा, जो 10 साल से खर्च ही नहीं हुआ था। हाँ, उसी पर। अब 2 गुट बन गए। एक था प्राच्यवादियों का, यानी ओरिएंटलिस्ट्स का। इसमें कंपनी के पुराने और अनुभवी अफसर थे। और उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि पैसा भारत के पारंपरिक ज्ञान
यानी संस्कृत और अरबी फारसी साहित्य को बढ़ावा देने पर खर्च होना चाहिए। और दूसरा गुट इसका ठीक उल्टा चाहता था। बिल्कुल, उन्हें पाश्चात्यवादी या एंग्लिसिस्ट कहा गया। इसमें ज्यादातर युवा अफसर और मिशनरी थे। उनका तर्क था कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई पर खर्च हो, और वो भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। हाँ, माध्यम भी अंग्रेजी ही हो। ये एक तरह से परंपरा बनाम आधुनिकता की लड़ाई थी, लेकिन अंग्रेजों के अपने नजरिए से। तो इस बड़ी बहस का अंत कैसे हुआ? यहीं पर लॉर्ड मैकाले की एंट्री होती है ना? हाँ, इस बहस को खत्म करने के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य बनाकर भेजा गया और उसे शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। बिल्कुल। फिर 2 फरवरी 1835 को उसने अपनी वो मशहूर रिपोर्ट पेश की जिसे मैकाले का मिनट कहते हैं, और उसने भारत में शिक्षा की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। और ये रिपोर्ट काफी विवादास्पद थी। मुझे याद है उसमें उसने भारतीय ज्ञान और संस्कृति को बहुत बहुत नीचा दिखाया था। अरे बहुत ज्यादा। उसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। कमाल है, मतलब पूरे भारतीय साहित्य को एक अलमारी से तौल दिया। ये तो सिर्फ अज्ञान नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक अहंकार भी दिखाता है। बिल्कुल, और उसका मकसद बहुत साफ था। क्या था उसका मकसद? वो किस तरह की शिक्षा देना चाहता था? मैकाले एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद और बुद्धि से अंग्रेज हो। एक ऐसी क्लास जो अंग्रेजी हुकूमत और करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषी का काम कर सके। हाँ, और इसी सोच की गूंज शायद आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी और एलीट क्लास में कहीं ना कहीं सुनाई देती है। और यहीं से वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का आइडिया आया, है ना? हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसका मतलब था कि शिक्षा समाज के केवल ऊंचे तबके के कुछ लोगों को दी जाए और उनसे छनकर ज्ञान नीचे तक पहुंचेगा। हाँ, थ्योरी यही थी कि ज्ञान उनसे छन कर जैसे चाय छनती है, अपने आप आम जनता तक पहुंच जाएगा। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मैकाले की बात मान ली और 7 मार्च 1835 को इसे सरकारी नीति बना दिया गया। तो मैकाले की इस फिल्ट्रेशन थ्योरी ने तो एक तरह से आम जनता की शिक्षा का दरवाजा ही बंद कर दिया। क्या इस सोच को कभी चुनौती नहीं दी गई? मतलब क्या कोई ऐसा भी था जिसने कहा हो कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि सबको पढ़ाने की है? चुनौती दी गई, और वो भी जोरदार तरीके से। इसके लगभग 20 साल बाद 1854 में वुड का घोषणा पत्र यानी वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हाँ, चार्ल्स वुड ने इसे तैयार किया था। मैग्ना कार्टा तो बहुत बड़ा शब्द है, ऐसा क्यों कहते हैं इसे? इसमें क्या खास था? खास ये था कि इसने पहली बार मतलब आधिकारिक तौर पर ये माना कि आम जनता को शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसने कागज पर ही सही मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को खारिज कर दिया। और इसने एक पूरा ढांचा तैयार किया। हाँ, एक व्यवस्थित ढांचा। गांव में स्थानीय भाषा में प्राइमरी स्कूल, जिलों में हाई स्कूल और कॉलेज, और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर। बिल्कुल। इसे मैग्ना कार्टा तो कहा जाता है, पर एक सवाल है, क्या ये वाकई जमीन पर उतना क्रांतिकारी था? क्योंकि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सिर्फ कागज पर ही तो खारिज किया गया था। असल में तो शिक्षा अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रही है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। आलोचक यही कहते हैं कि इसका असर भी ज्यादातर ऊंचे तबके तक ही सीमित रहा, लेकिन इसने एक ढांचा जरूर खड़ा कर दिया। ये तो मानना पड़ेगा। इसी के आधार पर 1855 में हर प्रांत में लोक शिक्षा विभाग बने और 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और ये सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं था, जैसा आपने बताया, तकनीकी शिक्षा पर भी जोर था। हाँ, जैसे 1847 में रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया, तो नींव रखी जा रही थी। तो विश्वविद्यालय तो बन गए, लेकिन जमीनी स्तर पर मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों का क्या हाल था? क्या उस पर किसी ने ध्यान दिया? हाँ, इसी कमी को देखने के लिए 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। हंटर आयोग। हाँ, इसका काम खास तौर पर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की जांच करना था। और इस आयोग ने क्या सिफारिशें की? आयोग की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि प्राइमरी शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय निकायों को दे दिया जाए, मतलब जिला और नगर पालिका बोर्डों को, और पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में हो। ये तो एक अच्छा कदम था। और माध्यमिक शिक्षा के लिए इसने 2 रास्ते सुझाए, एक साहित्यिक जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाता था, और दूसरा व्यावसायिक, ताकि छात्र रोजगार के लिए भी तैयार हो सकें। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आते हैं लॉर्ड कर्जन,
जिनका नाम आते ही विश्वविद्यालयों पर सरकारी शिकंजे की बात याद आती। उनका कहना था कि भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय जरूरत से ज्यादा आजाद हो गए हैं और राजनीतिक क्रांतिकारियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। अच्छा। उसे शिक्षा की गुणवत्ता से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि यहाँ से राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही हैं। तो इस बढ़ती हुई आजादी को रोकने के लिए उसने क्या किया? उसने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर दिया। और इस कानून के जरिए उसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बहुत बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा। सरकार को वीटो का अधिकार मिल गया और कॉलेजों को मान्यता देने के नियम इतने सख्त कर दिए गए कि नए प्राइवेट कॉलेजों का खुलना लगभग नामुमकिन हो गया। जाहिर है भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया होगा। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे एक पीछे ले जाने वाला कदम कहा। राष्ट्रवादी नेता साफ साफ देख रहे थे कि इसका असली मकसद शिक्षा सुधारना नहीं, बल्कि उभरते हुए राष्ट्रवाद को कुचलना था। बिल्कुल। इसी दौर में शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने की भी मांग उठ रही थी शायद। हाँ, बड़ौदा रियासत ने 1906 में ही अपने आप प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। इससे प्रेरणा लेकर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में पूरे ब्रिटिश भारत के लिए ऐसा ही एक बिल लाने की कोशिश की। लेकिन वो पास नहीं हो पाया। नहीं, सरकार ने उसे पास नहीं होने दिया। इसके बाद भी कई आयोग और समितियां बनी। उनमें से सबसे अहम कौन सी थी? 1917 का सैडलर आयोग बहुत महत्वपूर्ण था। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें पूरे देश पर लागू हुईं। अच्छा, और क्या थी वो सिफारिशें? उसने 12 साल की स्कूली शिक्षा और उसके बाद 3 साल के डिग्री कोर्स का सुझाव दिया। अरे वाह, मतलब आज का जो हमारा 10+2+3 का सिस्टम है, उसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, स्कूल और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को अलग करने का सुझाव भी इसी आयोग ने दिया था। और इसके बाद फिर 1929 में हार्टोग समिति बनी। उसने कहा कि स्कूल कॉलेज की संख्या तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन पढ़ाई का स्तर गिर गया है। उसने कहा कि हर किसी को यूनिवर्सिटी भेजने की जरूरत नहीं है। औसत छात्रों को 8वीं के बाद ही व्यावसायिक कोर्स में भेज देना चाहिए। इन सब सरकारी कोशिशों के बीच क्या कोई ऐसा भारतीय मॉडल भी सामने आया जो अंग्रेजी सिस्टम से अलग हो? मेरा इशारा गांधी जी की वर्धा योजना की तरफ है। हाँ, 1937 की वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा का विचार वो एक क्रांतिकारी कदम था। ये गांधी जी के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका मसौदा जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया था ना? हाँ, इसमें मातृभाषा में 7 साल की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात थी और शिक्षा को किसी न किसी दस्तकारी या हस्तशिल्प से जोड़ने पर जोर था, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल। ये पहली बार था जब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की बात हुई जो पूरी तरह से भारतीय जमीन और जरूरतों से जुड़ी हुई थी। लेकिन ये योजना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे की वजह से ये महान प्रयोग अधूरा रह गया। और फिर आजादी से ठीक पहले 1944 में सार्जेंट योजना आई। वो क्या थी? वो एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका लक्ष्य था 40 सालों में भारत में शिक्षा का स्तर ब्रिटेन के बराबर लाना। लेकिन तब तक अंग्रेजों के जाने का वक्त आ चुका था। हमने सामान्य शिक्षा की तो काफी बात की, लेकिन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय खुद क्या प्रयास कर रहे थे? ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। अंग्रेजों ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज या कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज जरूर खोले, लेकिन वो उनकी अपनी जरूरतों के लिए थे। भारतीयों की तरफ से जो सबसे बड़ा प्रयास हुआ वो था 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना। ये विशुद्ध रूप से भारतीय संस्था थी? हाँ, जिसका मकसद विज्ञान में मौलिक शोध को बढ़ावा देना था। और जमशेदजी टाटा का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का सपना भी तो इसी दौर का है। बिल्कुल। जमशेदजी टाटा ने 1896 में इसका सपना देखा था, जो 1909 में साकार हुआ। ये दिखाता है कि भारतीय उद्योगपति भी समझ रहे थे कि देश की तरक्की के लिए विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की भी स्थापना हुई। हाँ, ताकि देश के सारे वैज्ञानिक एक मंच पर आकर विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति की विरासत बड़ी मिलीजुली और कह सकते हैं विरोधाभासी है। बहुत ज्यादा। शुरुआत हुई प्रशासन के लिए सस्ते क्लर्क तैयार करने की जरूरत से। फिर मकसद बना एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार करना जो सोच से अंग्रेज हो,
लेकिन अनजाने में इसी शिक्षा ने भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद जैसे पश्चिमी विचारों से भी परिचित कराया। हाँ, ये एक दोहरी तलवार की तरह थी। एक तरफ इसने एक ऐसा पढ़ा लिखा शहरी अभिजात वर्ग बनाया जो शायद आम जनता से कट गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इसी शिक्षा ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को वो वैचारिक हथियार दिए जिनसे उन्होंने उपनिवेशवाद का विश्लेषण किया और उसके खिलाफ एक मजबूत तर्क खड़ा किया। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। हमारे स्रोत साफ दिखाते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा नीति के पीछे भारत को ब्रिटिश सामानों का उपभोक्ता बनाना और एक वफादार प्रजा तैयार करना भी एक बड़ा मकसद था। आज हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली ने इस औपनिवेशिक विरासत को किस हद तक पीछे छोड़ा है और किन मायनों में वो आज भी हमारी शिक्षा के ढांचे, पाठ्यक्रम और लक्ष्यों में जिंदा है।